2 बार एलजी मनोज सिन्हा जी आए, एलजी मुर्मू साहब आए, और किस्मत से या डिस्ट्रिक्ट में आए, बसंतगढ़ नहीं आए। बसंतगढ़ तो कहाँ सर, बसंतगढ़ तो ऑफिसर्स लोग नहीं आते हैं, बसंतगढ़ कहाँ आएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनकी पीआरआई मेंबर से मीटिंग्स हुई, और दोनों बात वहाँ मैं आपको बताऊँ तो वहाँ क्या होता है कि पहले ही 1-2 लोगों को ही बोलने का मौका दिया जाता है जब एलजी साहब यहाँ आते हैं। तो दोनों बार मुझे बात रखने का मौका मिला और मैंने अपने इलाके की बात वहाँ रखी, लेकिन मैंने उनसे यही प्रश्न किए कि ये कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, पैसा अगर गवर्नमेंट के पास सैंक्शन है, आपके पास है, तो ग्राउंड में काम हो क्यों नहीं रहा। और वहाँ 2-2.5 साल पहले एक लैंडस्लाइड हुआ था, 100 मीटर का वो स्ट्रेच है। हम जब भी बारिश होती है या बर्फबारी होती है, महीने महीने के लिए वो रोड बंद हो जाता है। 1 महीने के लिए रोड आपका बंद होता है और सरकार को कोई पता नहीं है, पत्रकारों तक को पता नहीं होता। महीने यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं उन सभी को पता होता। बसंतगढ़ के दूर दराज इलाके में और बेइंतहा खूबसूरत बसंतगढ़ की इस वादी में पहुंचकर आप तलाश करते हैं कि आप रुकेंगे कहाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि डीडीसी बसंतगढ़ केवल परिहार इस समय मेरे साथ हैं। केवल परिहार ने यहाँ पर बसंतगढ़ हाइट्स नाम का एक रेस्टोरेंट बनाया है, एक होटल बनाया है, बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात इसकी ये कि इस होटल की खिड़कियों से जो नज़ारा आपको दिखता है वो नज़ारा कमाल है। यानी उस नज़ारे को देखकर आप गदगद हो जाते हैं और आपको लगता है, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जी पैसा वसूल हो गया, तो आपको भी लगेगा कि पैसा वसूल हो गया। लेकिन क्या वजह है कि इतना खूबसूरत इलाका होने के बावजूद बसंतगढ़ की तरफ सड़क नहीं, इतना खूबसूरत इलाका होने के बावजूद आपको बारिश के मौसम में यूं समझ लीजिए मौत से लड़ाई लड़कर बसंतगढ़ पहुंचना पड़ता है। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि बस स्टैंड के ऊपर भी मैकडेमाइजेशन नहीं, सब जगह रोड का काम चल रहा है लेकिन रोड देखने के लायक नहीं है। तो क्या किया है, इतने साल जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने वोट दिया, उन्हें अपना नेता बनाया, उन लोगों ने क्या किया इस इलाके के लिए, और क्यों ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ रहा, और डीडीसी बनने के बाद किन दिक्कतों का सामना केवल परिहार को करना पड़ रहा है। केवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बहुत मुबारकबाद इस चीज़ के लिए कि आपने बसंतगढ़ जैसे दूर दराज इलाके में, जहाँ पर होटल बनाना, रेस्टोरेंट बनाना नुकसान है, क्योंकि कमर्शियली अगर आप देखेंगे तो अभी तो फ़िलहाल इतने लोग यहाँ आ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने कदम उठाया, वजह क्या? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका कि आप इतने दूरदार, इतना खूबसूरत इलाका हमारा बसंतगढ़ है, यहाँ आए और इसकी खूबसूरती को आज आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपने पूछा कि यहाँ होटल बनाने का मकसद क्या था, तो ये बड़ा ही एक दूर दराज का क्षेत्र हमारा बसंतगढ़ है। कई लोग यहाँ आते थे और हमारे लोकल लोग जो हैं भली भांति इसकी खूबसूरती को समझते हैं और जानते भी हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी दिक्कत होती थी कि यहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग सेम डे आते थे, जैसे हमारे रामनगर, उधमपुर से, जम्मू वगैरह से तो लोग आ ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ ठहरने की कोई व्यवस्था थी नहीं, ना कोई गवर्नमेंट्स का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है। तो लास्टली जब मैं बीडीसी बना तो उसके बाद मैंने सोचा, काफ़ी कॉल्स लोगों की मेरे पास आती थी कि हमारी रुकने की व्यवस्था करवा दो। तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना, एक पैसा कमाना एक पर्पज़ नहीं था इसे बनाने के लिए, एक लोगों के लिए एक सुविधा यहाँ पैदा हो और बसंतगढ़ की डेवलपमेंट के लिए मेरा मानना है कि मैं समझता हूँ कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसी कुछ चीज़ें बने और भी लोग बनाएं तो उससे डेवलपमेंट इलाके की होती है। अगर दूर दराज के आप ही जैसे इस एरिए की कवरेज के लिए इतनी दूर से आए हैं, हमारी गुजारिश पे आप यहाँ अपना इतना कीमती समय हमें दिया है, तो आप आए हैं तो, लेकिन रुकने के लिए कुछ नहीं होता तो हम कहाँ आपको रुकवाते। तो मैंने ये प्लानिंग की कि इस ऐसे एरिया में ऐसी जगह होनी चाहिए, यहाँ हम दूर दराज से अगर टूरिस्ट आते हैं और उनको रुकवाएं, वो इसकी खूबसूरती का भी आनंद लें और उन्हें एक बेहतरीन से बेहतरीन जगह रुकने के लिए मिले, ये एक मकसद था। जैसे आपने कहा कि बेहतरीन से बेहतरीन जगह रुकने के लिए मिले, मगर डीडीसी बनने के बाद 9 साल बीजेपी को भी सत्ता में हो चुके हैं, आपकी सड़क नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी, ये 3 दल तो बहुत बड़े मुजरिम हैं इन इलाकों के, क्योंकि ये लंबे समय तक सत्ता में रहे। पीडीपी भी सत्ता की अगर बात की जाए तो 5 साढ़े 5 साल वो लोग भी सत्ता में रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लंबे समय तक सत्ता में रही है। कांग्रेस तो सत्ता का सुख लंबे समय तक उन्होंने भी भोगा। इन तमाम दलों के होते हुए 9 साल में बीजेपी भी इस इलाके में सड़क के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। कारण क्या? और जिन दलों को लोग इतने सालों से वोट देते रहे हैं
उन दलों ने सड़क को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया? देखिए जुनैद साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए वहाँ का सड़क का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक पुराने जितने भी हुक्मरान यहाँ हुकूमत जिन लोगों ने की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे ऐसे एरिया जैसे लाटी है, डुडू बसंतगढ़ है, इन एरियों को, इन इलाकों को नज़रअंदाज किया, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक हमारी सरकार का या आपका कहना कि 9 साल बीजेपी हुकूमत को हो गए, मैं समझता हूँ कि जितने भी रोड्स हैं लगभग सारा पैसा सेंक्शन है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार देती है उसे ग्राउंड में जब जो ऑफिसर्स लोगों को ग्राउंड में लगाना या कंट्रैक्टर लोग जो होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी कमी है। मेरा अपना ये मानना है जुनैद साहब, मैं एक बीडीसी चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी जो हमारे यहाँ यूटी में है, ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो हमारा एक केंद्र सरकार का एक नारा था कि पंचायतों को एम्पावर करना है, वो कागजों में है। कोई भी कहीं भी आप देखें कि मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहूँगा, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कागजों में हैं कि इतना केंद्र सरकार की कोशिश है, मंशा है कि पंचायती राज को एम्पावर किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने एक ऐसे एक निचोड़ के रखा हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि ग्राउंड में कुछ हो ही नहीं रहा है। कंट्रैक्टर लेते हैं, पंजाब की कोई फर्म है वो कंट्रैक्ट ले लेती है, और जब कंट्रैक्ट लेती है तो आगे वो अपना कमीशन रख के सबलेट आगे दे देती है, और सबलेट जब आगे देती है दूसरा कंट्रैक्टर काम करता है, तो जब वो थोड़ा सा बिल उसका निकलता है तो वो उसके अकाउंट में जाता है, जो मेन कंट्रैक्टर है वो आगे पैसे नहीं देता है। तो ये मैंने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के आगे गुहार लगाई। डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 बार एलजी मनोज सिन्हा जी आए, एलजी मुर्मू साहब आए, और किस्मत से या डिस्ट्रिक्ट में आए, बसंतगढ़ नहीं आए। बसंतगढ़ तो कहाँ सर, बसंतगढ़ तो ऑफिसर्स लोग नहीं आते हैं, बसंतगढ़ कहाँ आएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनकी पीआरआई मेंबर से मीटिंग्स हुई, और दोनों बात वहाँ मैं आपको बताऊं तो वहाँ क्या होता है कि पहले ही 1-2 लोगों को ही बोलने का मौका दिया जाता है जब एलजी साहब यहाँ आते हैं। तो दोनों बार मुझे बात रखने का मौका मिला और मैंने अपने इलाके की बात वहाँ रखी, लेकिन मैंने उनसे यही प्रश्न किए कि ये कंट्रैक्टर लोग हैं, पैसा अगर गवर्नमेंट के पास सैंक्शन है, आपके पास है, तो ग्राउंड में काम हो क्यों नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो भी क्वालिटी क्वांटिटी का नहीं हो रहा है। तो हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की कि या तो ये सबलेट वाला जो सिस्टम है इसको बंद किया जाए, या तो कंट्रैक्टर लोग जो हैं उनके एंगेज, देखिए जब कंट्रैक्टर कोई कंट्रैक्ट डालता है उसमें तो उसमें पूरी गाइडलाइंस लिखी होती हैं कि भाई इतने दिन के अंदर इसको कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता। तो हमने कई बार ये गुहार लगाई भी एडमिनिस्ट्रेशन से। अब एलजी साहब खुद अगर आए हैं और उनको हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये इसके बारे में कुछ सोचा जाए, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अभी फंड्स सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी रोड का फंड्स हमारे पास नहीं, आप देखा रास्ते में सारे काम लगे हुए हैं, लेकिन काम जिस गति से होने चाहिए, जिस क्वालिटी से होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। कंट्रैक्टर मनमानी करते हैं, और कंट्रैक्टर जो ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के होते हैं वो कंट्रैक्टर से उनका क्या होता है हमें उस चीज़ का नहीं पता। लेकिन कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो पंच है, चाहे सरपंच है, चाहे वीडीसी है, चाहे डीडीसी है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। अगर कोई वीडीसी डीडीसी खुश होता होगा कि मैं बीडीसी बन गया हूँ, डीडीसी बन गया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जो होना चाहिए वो अपनी पब्लिक से वो भी इंसाफ कर रहे हैं, वो खाली अपने मन में ही खुश हो रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जब आप मानतलाई तक आते हैं, मानतलाई तक बड़ा अच्छा काम हुआ है और भी काम अभी वहाँ चल रहा है, 4 लेनिंग हो रही है, लेकिन मानतलाई से ऊपर जब आप मुड़ते हैं डुडू बसंतगढ़ की तरफ, लाटी, डुडू, उसके बाद शिवगली, ये इलाके जब आप देखते हैं आपका मन गदगद हो जाता है। और मैं इस वक्त आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, ठंड है और ये स्वेट शर्ट जो है ये लगानी पड़ रही है, हालांकि जम्मू में इस वक्त ज़बरदस्त गर्मी है। इतना खूबसूरत इलाका, इतना ठंडा इलाका, इस समय क्या कारण है कि ठीक मानतलाई से लेकर डुडू बसंतगढ़ तक का जो आपका रोड है बहुत खस्ता हालत है, और जो रोड ठीक भी है वो सिंगल लेन रोड है, और वो भी ख़तरनाक है कि अगर आगे से बस आती है, कुछ आता है, आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। क्या कारण है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इस स्ट्रेच में क्या प्रॉब्लम है मानतलाई से लेकर डुडू बसंतगढ़ तक, ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पता चले कि उनको जो मीटिंग में कहानियाँ सुनाई जा रही हैं ज़मीनी हकीकत क्या है। जुनैद साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो जैसे आपने मानतलाई टू बसंतगढ़ बात की, जो भी रोड है आपने देखा होगा पीछे रास्ते में कि 4-6 महीने पहले ब्लैक टॉपिंग उसमें हुई थी, लेकिन अभी उखड़ गई है। तो वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो होनी चाहिए, क्वालिटी जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आपसे कोई नहीं पूछता?
हम डिपार्टमेंट से हमारे जो जितने पीआरआई मेंबर हैं वो ऑब्जेक्शन भी करते हैं, डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में कन्वे भी किया जाता है कि यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है। डिपार्टमेंट ये कहता है कि नहीं ये गारंटी में है, 3 साल इसकी गारंटी रहती है, दोबारा इसको हम करवा लेंगे। लेकिन मेरा ये प्रश्न है आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कि दोबारा के लिए क्यों जाना है? अगर एक बार वो ढंग से उसका कार्य हो जाता है, काम अच्छा हो जाता है। आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत इलाका हमारा यहाँ बसंतगढ़ का है, और पहली जब यहाँ फंड्स नहीं थे, पुरानी सरकारों ने इसको नज़रअंदाज किया है। अभी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, अगर पैसा हमारे पास है तो वो ग्राउंड में लगना चाहिए। ग्राउंड में जब तक वो लगेगा नहीं, आप ये मानतलाई वाले रास्ते से आए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप रामनगर के रास्ते से वापस जाइएगा। यहाँ एक गंदटाप एरिया आएगा, वहाँ 2-2.5 साल पहले एक लैंडस्लाइड हुआ था, 100 मीटर का वो स्ट्रेच है। हम जब भी बारिश होती है या बर्फबारी होती है, महीने के लिए वो रोड बंद हो जाता है। 1 महीने के लिए रोड आपका बंद होता है और सरकार को कोई पता नहीं है, पत्रकारों तक को पता नहीं होता। महीने यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं उन सभी को पता होता है। अब आप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपके नोटिस में ये बात आई, तो मुझे लगता आपके चैनल के माध्यम से सरकार भी शायद उनके कानों तक भी ये बात पहुँचे। लेकिन एक महीना और प्रोटेस्ट यहाँ हम लोगों ने की, एक मतलब 15 दिन हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, अभी ही 4-5 महीने वो रोड बंद हो जाता है, 1 महीना बंद हो जाता है वो रोड। और समझिए आपके बसंतगढ़ से रामनगर जाना, यहाँ पीएचसी है, पीएचसी से कोई भी केस रेफर होता है तो रामनगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर है, बाया लाठी 6 घंटे लग जाते हैं, और चनैनी आपका 8 घंटे लगे आपको, और चनैनी का जाम लग जाए तो 10 घंटे भी। और कोई पेशेंट एम्बुलेंस में होगा, ये रोड बंद होगा, यहाँ 4 घंटे 4.5 घंटे लगते हैं, उधमपुर पहुँचने के लिए 5 घंटे। अगर ये रोड बंद होगा तो 10 घंटे एम्बुलेंस में हमारा पेशेंट रहता है, जो यहाँ से रेफ़र यहाँ से होता है। तो इतनी दुश्वारियाँ, इतनी मुश्किलें इस इलाके में हैं जुनैद साहब, मैं आपको गिनाने लगूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं यही गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहूँगा कि खाली बसंतगढ़ की बात नहीं है, लाठी है, पंचैरी है, जितने भी दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको टोटली नज़रअंदाज किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि एक बैक टू विलेज स्कीम जो सरकार ने लगाई थी और केंद्र सरकार की एक मंशा थी कि और अफसर गांव-गांव जाएं, कितने आए आपके यहाँ? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑफिसर गांव-गांव जाएं, और उसका मकसद ये था कि गांव से लोग शहरों में क्यों प्लान कर रहे हैं। गांव में आज एक दिहाड़ी लगाने वाला आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में चला जाता है, वो दिन में रेडी लगाता है और रात को वो अपने बच्चे को खाना खिलाता है और उसकी ट्यूशन पूरी करता है, मजबूरी उसकी। और बैक टू विलेज का यही मकसद था कि गांव में क्या ऐसी कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं। और 4 साल जो बैक टू विलेज रहा है, हमने यही 3 साल 4 साल यही उनको बताया कि आप हमें एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमें हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए, गांव हमारे और सड़क दे दीजिए, हमारे गांव डेवलप हो जाएंगे। 3 साल मैं आपको बताऊं कि 3 साल हमें गुहार लगाते हुए हो गए। और एलजी साहब, मैं जैसे मैंने बोला कि मुर्मू साहब भी उधमपुर आए थे और एलजी मनोज सिन्हा जी भी उधमपुर आए थे, और मैंने उनसे मेरी बात हुई थी और उनको मैंने बोला कि आप कम से कम हमें स्टाफ दीजिए, हमारी एजुकेशन बैक टू विलेज तभी कामयाब होगा। पहले तो जैसे आपने बोला कि कितने ऑफिसर आए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऊपर से जो लिस्ट बनती है ऑफिसर्स की, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उधमपुर, जब उनकी स्टेट से लिस्ट आती है तो उधमपुर उनके फिक्स हो जाता है कि वो कंफर्टेबल जोन कहाँ रहेंगे, वो टिकरी में जाएंगे, वो जगानू में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जो सराउंडिंग एरिया वहाँ जाएंगे, दूर दराज के इलाके में वो नहीं आएंगे, 2 दिन का वो रहता वो नहीं आएंगे। हमारे एरिया में तो यहाँ के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको ही नोडल ऑफिसर बना दिया जाता है। हमारे तहसीलदार को एक पंचायत दे दी जाती है, हमारे एसडीएम को दूसरी पंचायत दे दी जाती है, हमारा कोई एई है उसको दी जाती है, कोई एडब्ल्यू है उसको दे दी जाती है, कोई डीएफओ उसको दे दी जाती है। मतलब कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ आके राजी नहीं है। पब्लिक कैसे यहाँ रहती है उसको इस चीज़ का कोई पता नहीं है। दूसरा मैं मुद्दे पे आऊँगा, जैसे मैंने बोला कि बैक टू विलेज का मेन मकसद था कि एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा रहेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो लोग क्या करेंगे कि वो गाँव से नहीं शहरों में जाएंगे और गाँव हमारे मजबूत होंगे, डेवलप होंगे। 3 साल हो गए जुनैद साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे स्कूलों में जो स्टाफ की पोजीशन 3 साल पहले थी, कोई ऐसा मंच नहीं होगा यहाँ हमने ये बात नहीं कही होगी, चाहे वो डीसी ऑफिस में जब हमारी काउंसिल की मीटिंग की बात हो, चाहे कोई कमीशन सेक्रेटरीज हमारे पास आते हों, चीफ सेक्रेटरी तक हमारे उधमपुर में उनकी मीटिंग्स हुई, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। हमने उनसे एक ही गुजारिश की कि सिटीज़ में क्या होता है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सिटी में ट्यूशन के विकल्प होते हैं, सिटी के जितने भी स्कूल हैं सर 100% वैकेंसी है,
हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर है, उसमें 26 पोस्ट हैं लेक्चरर की, 26 की 26 फिलअप हैं। मेरे हाई सेकेंडरी स्कूल बसंतगढ़ में 12 पोस्ट लेक्चरर की हैं और 5 फिलअप हैं और 7 वैकेंट हैं। और 7 जो वैकेंट है मैं बताना चाहूँगा, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, एजुकेशन आ गया, पोल साइंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, मैथ आ गया। मेन जो सब्जेक्ट्स गाँव में लोग बच्चे पढ़ते हैं वो 5 की 7 सब्जेक्ट्स हमारे वैकेंट हैं। और उसके लिए हमारे पास लेक्चरर नहीं है। टीचर्स को बड़ी मुश्किल से दूसरे स्कूल से सारे स्कूल अंडर स्टाफ हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश की, मैंने एलजी साहब को बोला, चीफ सेक्रेटरी साहब को बोला कि सर आप ऐसा करिए, आप रैशनलाइजेशन करते हैं, जोन बेस पे करते हैं। मेरा जोन सारा अंडर स्टाफ है, चाहे मेरे जोन की बात करें, चनैनी की उसकी बात करें, आप पंचैरी की बात करें, घोरडी की बात करें। तो हमने उनको एक सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रैशनलाइजेशन करिए और सिटी के सराउंडिंग आप नई भर्तियाँ मत करिए। अगर नई आपके पास दिक्कत है कि नई आप रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, आप मत करिए, लेकिन एटलीस्ट आप जो सराउंडिंग स्कूल हैं, सिटी के सराउंडिंग जो कंफर्टेबल एरियाज़ हैं, यहाँ वहाँ स्कूल हैं, वहाँ 100% स्टाफ है। हमारे पास 40% स्टाफ है, लेक्चरर जैसे हैं, मास्टर जैसे हैं। तो आप ऐसा करिए कि आप 20% वहाँ से उठाइए, एटलीस्ट 40 का 60 हमें कर दीजिए, उनके पास 80 रहने दीजिए, तब भी बैलेंस बनेगा। 3 साल हो गए सर, प्रपोजल बनाए जा रहे हैं यहाँ से प्रपोजल, और मैं आपको बताना चाहूँ कि डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नहीं है। अब हमारे नए डीसी साहब आए हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अभी हमारे यहाँ बसंतगढ़ दौरा नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि डीसी के पास भी क्या रखा हुआ है। एक टीचर की ट्रांसफ़र कमीशन सेक्रेटरी या डायरेक्टर के पास प्रपोजल जाते हैं, वहाँ से क्या एक डीसी या एक सीईओ जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है एजुकेशन का, पहले भी टीचर्स की ट्रांसफ़र होती थी, एक सीईओ टीचर की ट्रांसफ़र करता था और वो जल्दी हो जाती थी, रैशनलाइजेशन ही करनी है। अब सर 3 साल से प्रपोजल बन रहे हैं, यहाँ से प्रपोजल जाता है जेडीओ से सीईओ के पास, सीईओ से डायरेक्टर के पास से कमीशन सेक्रेटरी के पास, वो घूमता रहता है दफ्तरों में। अभी तक रैशनलाइजेशन नहीं हो रही है, 3 साल में हमें स्टाफ तक नहीं मिला है। सर हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं एलजी सरकार से, आप मुझे बताइए। जैसे आपने कहा कि आपको स्टाफ नहीं मिला है, बहुत सारी परेशानियां इस इलाके में हैं। अब क्या इसको कैसे आप देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल इससे पहले जम्मू कश्मीर में रहे हैं, क्या कारण कि इतना खूबसूरत इलाका उनकी नज़र में नहीं आया? जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नाम लेना इस वक्त मेरी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का नारा ही यही था कि हम जम्मू संभाग के साथ जो भेदभाव होता है, जो ज्यादती होती है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस इलाके के लोगों ने एमएलए बनाए उस पार्टी के, इस इलाके के लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी के बड़े नेताओं को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके की ये खस्ता हालत और ये लीडर जो इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ये तो बड़े दबदबे वाले लीडर रहे हैं। ये तो गरजते परसते रहते हैं जम्मू और उधमपुर में, ये तो रोज़ इनका कोई क्या कहते हैं प्रदर्शन, कोई धरना जो है वो जम्मू उधमपुर में देखने को मिलता है। पर ये एक सड़क नहीं बनवा पाए बसंतगढ़ की। साहब वो तो आपने देख ही लिया कि 18 साल वो यहाँ के विधायक रहे और एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, और एक जम्मू कश्मीरी पॉलिटिक्स में काफ़ी एक बड़ा नाम उनका था। लेकिन आपने देख लिया वो बाहर कहीं भी उधमपुर बात करते हैं या दूसरी कहीं जम्मू बात करते हैं तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़रूर बात करते हैं कि रामनगर विधानसभा में मैंने डेवलपमेंट के जाल बिछा दिए, मैंने रोडों के जाल बिछा दिए। वो तो आज कैमरे के माध्यम से आप सभी को दिखा भी सकते हैं, और क्या किया है वो तो भलीभांति आप भी समझ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी मतलब पुराने हुक्मरान, पुराने लीडर रहे, यहाँ दूर दराज की बोली वाली जनता को खाली गुमराह करके वो वोट लेते रहे। और हमारे लोग हैं कि इलेक्शन है, सादे लोग हैं, इलेक्शन है, काम हमारा होना नहीं है, नहीं होना है, दे दो वोट, इनको ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही यहाँ कोई डेवलपमेंट को देख के गाँव के लोग बेचारे पहले, अभी लोग फिर भी जागरूक हो गए हैं, पहले लोग नहीं देते थे, दादा परदादा जिसको वोट देते थे, हाँ उसी पार्टी को वोट मैंने भी देना है। हमारे किसी बुजुर्ग ने पैंथर पार्टी को फर्स्ट टाइम अगर हर्षदेव जी को जिताया होगा तो 18 साल वो किसी ने काम नहीं देखा, उनको ही वोट देते रहे। तो मेरा मानना है कि उनका तो गुनाह रहा ही रहा, लेकिन आपके माध्यम से जो भी पब्लिक हमारी है, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, और हम पहले भी कहते हैं कि अपनी लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ेगी, हमें उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से इस एरिया को नज़रअंदाज किया जाता है, इतना खूबसूरत एरिया है, तो सर आप कितनी, ये तो आपने मुझे लगता है 1% भी मुश्किलें इन लोगों की नहीं देखी हैं। अगर आप 100% मुश्किलें इनकी समझनी होगी, मीना जुनेद साहब लग जाएगा आपको बसंतगढ़ या इस एरिया में रहने के लिए। जब बारिश होती है कैसे बसेस बंद हो जाती हैं, कैसे रोड ब्लॉक हो जाता है। मैं उस गंदडफ की रोड की बात कर रहा था सर, 3 साल में कोई ऐसा विकल्प या कोई एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई फंड्स या ऐसा कोई काबिल इंजीनियर नहीं रहा कि वो उस रोड को वहाँ कुछ ना कुछ बना सके।
वो कहते हैं नहीं स्लाइड होता है, नीचे पानी है। क्या यहाँ तो पहाड़ खोद के टनल बन जाते हैं, यहाँ तो नालों में ब्रिज बन जाते हैं। क्या वो 100 मीटर के स्ट्रेच के लिए यहाँ 9-10 पंचायतें पिछले एरिए की हैं, वो जब बंद हो जाता है सर उनका तो जीना मुश्किल हो जाता है। उनको खाने पीने की जो वस्तु हैं उनको मंगवाने में इतनी दिक्कत होती है कि सब्जियां यहाँ इतना भाव बढ़ जाते हैं। लोगों को पर्सनल गाड़ियां लेके 200-200 रुपया किराया, वहाँ जाके 20 किलोमीटर जाना है, पर हेड 200 रुपया किराया देना और उसके आगे फिर दूसरी बस पकड़नी है। मतलब इतनी मुश्किलातें यहाँ हैं। तो आपने सुन लिया केवल परिहार, बहुत बहुत शुक्रिया परिहार साहब। तो आपने सुन लिया इनसे कि डूडू बसंतगढ़ का बहुत खूबसूरत इलाका, विजुअल्स भी आपने इंटरव्यू के दौरान देखे होंगे। इतनी इस खूबसूरत इलाके के साथ जो ज्यादती हुई है, उस ज्यादती के लिए जिम्मेदार कौन है? जम्मू और उधमपुर में दहाड़ना, वहां शोर मचाना और वहां खुद को बलशाली और ताकतवर बताना बहुत आसान काम है, क्योंकि आप कैपिटल सिटी में हैं। मीडिया के कैमरे फौरन आपको कैप्चर करते हैं और वायरल वीडियो के चक्कर में लोग आपके दरवाजों पर दस्तक भी देते हैं। ये सब कुछ होता है, लेकिन एक नेता की पहचान उसके इलाके की तरक्की से होती है, उसके इलाके की सड़क से होती है। आप अपने इलाके की सड़क नहीं बनवा सके। डूडू बसंतगढ़ के लोगों को आप लोगों ने पस्ती में डाल रखा है। रात को यहां पर कोई बीमार हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, उसे अगर उधमपुर अस्पताल शिफ्ट करना है, मैं उस ड्राइवर को गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए जो इस इलाके की एम्बुलेंस चलाता है। इसलिए क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता है और उस खतरनाक रास्ते के ऊपर अगर आप तेज गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप मौत को दावत देते हैं। बहुत भयंकर रास्ता है, लेकिन जितना ये इलाका खूबसूरत उतना भयंकर रास्ता। जो भेदभाव इस जम्मू संभाग के साथ होता रहा है उसकी सच्चाई आप लोगों के सामने है। 9 साल भारतीय जनता पार्टी के भी हो गए हैं। इन 9 सालों के बाद अब भाजपा के नेतृत्व पर भी एक बड़ा सवाल यह है कि आप तो खिंचाई कर सकते हैं, आप तो सत्ता में हैं, आप तो सवाल पूछ सकते हैं, आप भी सवाल नहीं पूछते। आपके डीडीसी मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये कोशिशें अनथक कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब तब होंगी जब पार्टी का नेतृत्व इस लीडर की आवाज के साथ आवाज मिलाएगा और सरकार से जोर शोर के साथ सवाल पूछना शुरू करेगा कि अगर अब भी बसंतगढ़ की सड़क नहीं बनती तो फिर मुझे लगता है कि अगले 100 साल भी नहीं बनेगी। क्योंकि अगर इस कालखंड में भी नहीं बनती, जब फंड्स हैं, पैसा है, सब कुछ है, सैंक्शन हो चुका है, इंक्वायरी क्यों नहीं बैठती? डीसी साहब एक चक्कर लगाइए डूडू बसंतगढ़ का, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता एक चक्कर लगाइए डूडू बसंतगढ़ का, और अगर एलजी मनोज सिन्हा डूडू बसंतगढ़ एक बार आएंगे, यकीन मानिए वापस जाते वक्त उनकी आंखें नम होंगी और वो पूरे प्रशासन को टांग देंगे कि भाई इतना खूबसूरत इलाका और आप लोगों ने इस इलाके तक अभी तक सड़क नहीं पहुंचाई है। तो ये थे मेरे साथ डीडीसी बसंतगढ़ केवल परिहार। आपने इनसे इस इलाके का दर्द सुन लिया है। और एक बात और बताऊं, ये भाजपा से आते हैं। मैंने जब इनसे कहा कि जो बातचीत आपके साथ करेंगे, उन्होंने कहा जी पार्टी अपनी जगह, लेकिन मेरे लोगों का दर्द है, मेरे लोगों की परेशानी है, मेरे लोगों की तकलीफ है, सुनाऊंगा नहीं तो इसका हल कैसे निकलेगा। इसका मतलब यह है कि ये अपने लोगों के लिए चिंतित हैं। इसी के चलते इनसे बातचीत हुई, बातचीत सरकार और प्रशासन तक पहुंच चुकी है। देखना अब यह है कि डीसी उधमपुर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और एलजी मनोज सिन्हा इस मामले में करते क्या हैं।